हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है हमारा डीआई सीरीज का डे 39। ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा सेट है ये पहला। इंग्लिश वाले बच्चे आप इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है। चलिए, ये हमारा पहला सेट है। दिख रहा हो आप लोगों को, विजुअल है ना। एक मिनट। अब सही है या नहीं सही है? सही है ना। थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। चलो ठीक है ना। तो इसमें बोला है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा हम करेंगे। इसमें बोला है एक वस्तु बी और डी। पहले तो हम इस टेबल को मत देखो, इसमें देखो कि हम टेबल क्या बना सकते हैं। एक वस्तु बी और डी, यानी कि दो वस्तु यहाँ पर दिख रही हैं। ए तीसरी वस्तु, सी चार वस्तु, यानी कि ए बी सी डी। डी के आगे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, यानी कि चार वस्तु हैं, चार आर्टिकल हैं, उनका कॉलम बनाना पड़ेगा। अब क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, तीन चीज़ें हो गई। लाभ यानी कि प्रॉफिट, चार चीज़ें, और 15% की छूट भी है, यानी कि पांच चीज़ें, डिस्काउंट भी दे रखा है। तो पांच चीज़ें बन गई, यानी कि चार वस्तु। अब देखो, इसको पढ़ के बस मैंने बनाया है। चार वस्तु ये रही। ए का सीपी, प्रॉफिट, एसपी, डिस्काउंट, एमआरपी। बी का भी, सी का भी, डी का भी। ठीक है, चारों वस्तु को हम लोगों ने बना दिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। ऐसे बनता है जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैंने देखा और देखा कि टेबल में क्या क्या बनेगा, तो इस तरीके से देख के बनाते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें देखो एक वस्तु बी और डी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी। बी और डी दो वस्तु हैं जिनका एमआरपी उनके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, यानी कि उनके कॉस्ट प्राइस से। बी और डी की एमआरपी उनके कॉस्ट प्राइस से 50% मोर है। समझ में आ गया? अधिक है। तो बी और डी ये बी और डी हैं। समझ में आ गया? इनका कॉस्ट प्राइस ये है और इनका एमआरपी ये है। तो उन्होंने बोला है कि बी और डी का जो कॉस्ट प्राइस है वो एमआरपी से, नहीं, हाँ, बी और डी का जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक है। ठीक है। तो हमें मानना क्या पड़ेगा? हमें सीपी मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे अधिक है ना एमआरपी। एमआरपी इससे अधिक है, तो ये कितना है तभी तो हम अधिक करेंगे। ये पता चलेगा कि मान लो ये 1x है तो इससे 50% अधिक है, तो 50% अधिक का मतलब आधा, यानी 1.5 ये हो जाएगा। तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे ही नहीं जिसका पॉइंट में आंसर आए। अगर हम इसको मान लें कि बी का सी पी एक्स है, ठीक है, तो x का 50% अधिक ये हो जाएगा। तो x का आधा कितना होगा? x/2, यानी कि एक x यहाँ पे हम मानेंगे, तो एक x का 50% 0.5, तो एक x और 0.5 1.5x, तो वो हो जाएगा एमआरपी। तो हम ऐसी वैल्यू नहीं मानेंगे जहाँ पे पॉइंटों में आंसर आए। हम यहाँ मानेंगे 2x मानेंगे, तो उसका 50% अधिक कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 3x, क्योंकि यार 2x का 50% अधिक, तो 2x का 50% कितना होगा? 1x। अधिक की बात करें तो इसमें 50% जोड़ दो, 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3x। समझ गए? अब डी का 2y मान लेंगे, ऊपर x माने तो नीचे y मान लेंगे। 2y मानेंगे तो 50% अधिक हो जाएगा यहाँ पर 3y। समझ में आ गई इतनी सी बात? अधिक और कम करना आता है ना आप लोगों को? ठीक है, शुरू से सिखाते चले आ रहे हैं। चलो, रेड कलर से लिख देते हैं ताकि हमें बाद में इनकी एक्चुअल वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो बी और डी का एमआरपी सीपी से 50% मोर है। ठीक है, यानी कि एमआरपी सीपी से 50% मोर है, तो सीपी हमें माननी पड़ेगी। इसका हम मान लेते हैं 2y, ओ सॉरी 2x मानेंगे इसको। ठीक है, तो 2x का 50% अधिक 3x एमआरपी। ये अब डी की बात है। 2y का 50% अधिक 3y। ठीक है, 2y का 50% अधिक करोगे तो 3y बनेगा। ठीक है। चलो, अब आगे पढ़ते हैं, आराम से समझना। ठीक है, अरिथमेटिक का ये वो है, अरिथमेटिक टॉपिक बेस्ड डीआईए, समझ गए ना। और प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है इसमें। वस्तु ए का विक्रय मूल्य वस्तु बी के अंकित मूल्य का आधा है। अब इसने बोला वस्तु ए का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी कि ये वस्तु ए का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस वस्तु बी के अंकित मूल्य का आधा है। वस्तु बी के
अंकित मूल्य यानी एमआरपी का आधा है, तो अब ए का जो सेलिंग प्राइस है वो बी का एमआरपी का आधा है, तो इसका 3 का आधा 1.5, 3 का आधा 1.5। तो यार हम अब 3 का आधा 1.5 मानेंगे तो ये पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी। अब हमें आगे चल के फिर दिक्कत होगी, पॉइंट वाली दिक्कत। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेके आएंगे जो जिसका आधा करने पे यहाँ पर पॉइंटों में आंसर ना आए। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने 2x माना है, तो 2x का 50% 3x हुआ, लेकिन 3x का जब मैं आधा कर रहा हूँ ये वैल्यू निकालने के लिए तो पॉइंटों में आ रहा है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ 4x मान लेता हूँ, इसको मैं 4x मान लेता हूँ। ठीक है, अब 4x का 50% अधिक कितना हो जाएगा, 6x हो गया। 6x समझ में आ गया। अब ए का सेलिंग प्राइस बी के एमआरपी से आधा है, तो 6x का आधा कितना होगा, 3x, तो ये कितना हो गया, 3x। अब सही है ना, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई दिक्कत ही नहीं हमें, ये तो सही है 2/3। आगे की दिक्कत हुई तो चेंज कर देंगे, इसमें हमें दिक्कत हुई तो हमने चेंज कर दिया। समझ गए इतनी सी बात। चलो ये 6x है, ठीक है, 6, अरे यार 6x, ठीक है, समझ जाना क्या समझोगे, गलत हो गया वो पूरा 6x। चलो अब आगे क्या बोला हम लोगों को, वस्तु C के अंकित मूल्य, वस्तु C का अंकित मूल्य यानी एमआरपी, वस्तु C का अंकित मूल्य ये रहा एमआरपी, वस्तु A के विक्रय मूल्य का अनुपात, वस्तु A का विक्रय मूल्य, वस्तु A का विक्रय मूल्य कौन सा है, हाँ सेलिंग प्राइस, तो C का एमआरपी और A का सेलिंग प्राइस, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:3। यानी कि देखो इधर समझो, हमें दे रखा है C का और A की बात चल रही है, C के किसकी बात हो रही है, C के एमआरपी की बात हो रही है, A के सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, इनका रेशियो कितना दे रखा है, 7:3 ये दे रखा हम लोगों को। समझ में आया आप लोगों को। तो ए का जो सेलिंग प्राइस है वो पहले से 3 की फॉर्म में है, ए का सेलिंग प्राइस पहले से 3 की फॉर्म में है। ये तो मतलब कोइंसिडेंट हुआ है ना हमारे साथ, कोई या तो फिर एग्जामिनर ने सेट इस तरीके से कर रखा हो। ठीक है, समझो ये संयोग हो गया कि 3x का रेशियो भी दे रखा है, 3x की वैल्यू भी आ रही है। अगर हम यहाँ पे 1.5x मानते जो पहले डेटा था, यहाँ पे 3x था, तब हमारा ये मैच नहीं करता, तब हमें और दिक्कत हो जाती कैलकुलेशन करने में। अब देखो कैलकुलेशन आसान होगी नहीं होगी, 3x पहले से दे रखा है सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस 3 और 3x के फॉर्म में ही दे रखा है, तो एमआरपी सी का एमआरपी 7 है, तो 7 और 3 का रेशियो मेंटेन करना है इन दोनों के बीच, तो ये 3x पहले से ही है, यहाँ पे हम 7x मान लेंगे, हो गया रेशियो। जैसा क्वेश्चन ने कहा था सेम वही रेशियो मेंटेन है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तु C और D के अंकित मूल्य का योग 810 रुपये है। C और D का जो अंकित मूल्य है एमआरपी, इनका जो सम है वो 810 रुपये है। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी, रुको, 7x + 3y का सम है 810 रुपये के बराबर। एक इक्वेशन मिल गई हमें यहाँ से। ठीक है, याद रखना इसको, ये तो रफ है, इससे कोई कुछ नहीं है सीधा। ठीक है, चलो अब आगे क्या कह रहा है, वस्तु बी का लाभ की क्रय मूल्य से, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है मुझे लग रहा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। द प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल बी इज रेट 194 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ डी। अच्छा, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सही कर लेना आप लोग। ठीक है, वस्तु बी का लाभ डी की क्रय मूल्य से, लाभ के बाद डी आएगा, वस्तु बी का लाभ डी की क्रय मूल्य से 194 रुपये कम है। ठीक है, तो वस्तु बी का लाभ यानी कि प्रॉफिट, तो वस्तु बी का प्रॉफिट यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर से यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट ऑफ बी कितना है, डी के क्रय मूल्य से 194 रुपये कम है, तो डी का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, वो है 2/, इससे 194 रुपये कम है, तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 2/, से 194 रुपये कम है। हो गया लो, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसे लिख लेते हैं चुपचाप, 2/, - 194 बी का प्रॉफिट हो गया, 2/, - 194, समझ में आ गया। चलो आगे दे रखा है, वस्तु बी पर दी जाने वाली छूट 15% है, तो वस्तु बी पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 15% है, तो बी का डिस्काउंट कितना है, 15%।
हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ ठीक है, इसको थोड़ी देर साइड में करते हैं। ये इसका काम खत्म हो गया, अब हमें अपना दिमाग लगाना है और करना है। भाई प्रॉफिट एंड लॉस का वो है क्वेश्चन, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो आप मतलब एग्जामिनर ये उम्मीद करता है कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अच्छे से आता होगा, तभी आप इसे कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कुछ फार्मूले यूज़ होंगे, वो फार्मूले कहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ सामने, यहाँ पे लिखता हूँ एस पी बराबर होता है एम आर पी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100, ये होता है, ठीक है। और एक फार्मूला होता है एस पी निकालने का, ये एक फार्मूला और होता है, दोनों का यूज होगा इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एस पी बराबर सी पी प्लस प्रॉफिट, इन दोनों फार्मूलों का यूज होगा, ठीक है, तभी मैंने बताया। तो मैंने तो बता दिया, लेकिन आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेंस में आया हुआ सेट है, तो मेंस में अरिथमेटिक बेस्ड सेट आता ही आता है, जाहिर सी बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बी की अब हम इतनी ही वैल्यू निकाल सकते हैं बस, ठीक है, इतनी ही वैल्यू हम क्रिएट कर सकते हैं। एक वैल्यू और निकाल सकते हैं, वो अपना दिमाग लगा के, वो है ये वाली एस पी, बी का सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं बस, ठीक है। और बी का सेलिंग प्राइस जैसे ही निकलेगा, बस इन सब की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई का हमें मान निकालना है, ठीक है। मान निकाल के इन सब में फिल कर देंगे, सबकी एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। तो बी का सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या है, मैंने लिख दिया आपके सामने, इसी को यूज़ करेंगे और चलते बनेंगे, मतलब करते हुए चलेंगे। एस पी निकालने का एक फार्मूला है सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बराबर होता है, वो सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है 4x प्लस 2y माइनस 194। एक फार्मूला होता है ये वाला, तो एस पी चाहे इससे निकालो तो इससे निकालो, रहेगा तो इक्वल, ठीक है। तो इसका भी यूज़ करेंगे, इस ये वाली इक्वेशन इक्वल हो जाएगी किसके, इस वाले फार्मूले, क्योंकि यार देखो एस पी निकालने का तरीका ये भी है, ये भी है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। एस पी बराबर इससे भी निकल जाएगा, और इस वाले फार्मूले को लगाएंगे यहाँ पर, उससे भी निकल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर इसलिए कर रहे हैं, देखो इस वाले फार्मूले से एस पी कहाँ निकला, हमें तो इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले का भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, तब हमें दो मतलब इक्वल में दो बराबर में जब दो इक्वेशन होंगी तभी तो एक्स और वाई का मान निकलेगा, ऐसे तो मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमें एम आर पी और डिस्काउंट दे रखा है, एम आर पी और डिस्काउंट की ज़रूरत पड़ेगी एस पी निकालने के लिए, इसका यूज करेंगे, एस पी निकल जाएगा, ठीक है। तो एम आर पी कितनी है हमारी 6x गुणे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100। इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं साइड में, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, एम आर पी लिख दी 6x गुणे लिख दिया 100, देखो यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 15। इसी के सॉल्व करना चाहिए तो मैं माइंड में यहाँ पे लिख दूंगा 85/100 आएगा यहाँ पे, देखो अभी सॉल्व करके इतना ही आएगा, घटा दो, आया नहीं आया 85/100, तो इतने सा कुछ करने की ज़रूरत थी, कुछ ज़रूरत नहीं थी ना, ठीक है। चलो परसेंटेज नहीं आएगा, सिर्फ 15 आएगा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज पूरा पूछा तो डिस्काउंट परसेंटेज 15 है, 15% है, तो 15 लिखेंगे यहाँ पे। 100 में से 15 माइनस करा, 100 में से 15 माइनस करा 85/100। तो ये जो कैलकुलेशन थी वो मैंने यहाँ कर दी, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 85/100। एग्जाम में ऐसे मत करना कि एक एक चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, माइंड में आधी कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है ना। 6x गुणे 85/100 डायरेक्ट लिखना था यहाँ पर, बस यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझ गए ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्या। चलो इसे काट दो, 5 में 5, 5 सत्ते 35, 20, ये बन जाएगा 17 छिंग 102, 17 छिंग 102x। तो एस पी हो जाएगा, इसको लेते हैं, इसको साथ में लेके चलते हैं, 4x प्लस 2y माइनस 194। मैं चाहता तो इसे 20 से गुना डायरेक्ट कर देता, 17 छिंग 102 यहाँ लिख देता, लेकिन फिर कुछ कहते कि समझ में नहीं आया, तो 17 छिंग 102x बटे, यहाँ पे करूँ नहीं करूँ, अच्छा देखो इस वाले पूरे को लिख के क्या आया 6x गुणे 17/20, यही तो आया, इस जगह पे यही तो आया काट पीट कर। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 20 को, ये इक्वल के इधर है तो इस 20 को इधर ले आता हूँ, इधर बट्टे में तो इधर गुणे में हो जाएगा, तो गुणे में लाने का मतलब है कि इससे गुणा हो जाएगी,
इस पूरी इक्वेशन से। इधर बचेगा 17×102x, तो इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बढ़ाने का मतलब था नहीं। चलो यहाँ पे समझा दिया मैंने। 17x गुणे 16 वो 17×6x 102x, और जो नीचे 20 था वो इधर बटे में था, तो इधर जाके गुणे में जो कि इधर आ गया, ठीक है। इन सब की गुणा कर लो। 20 80x, 20 से करेंगे तो 40 और 194 का 2 गुना कितना होगा, 200 का 2 गुना हो जाएगा 400, 400 में से 12 घटा दो तो 388, तो -388 और 0 ये आ जाएगा, ठीक है। साइड में 102x आ जाएगा। समझ गया ना कैसे आया। 194 की इससे गुणा करेंगे तो इतना आएगा, समझ गए। अब 102x इधर ले आओ और ये माइनस का इधर ले जाओ, तो 102x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 102 में से 80 घटाएंगे तो माइनस का 22 आएगा, क्योंकि 102 बड़ा है माइनस का। 40/, बराबर 3880। इसमें से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 11x माइनस का 20/, 2 एकम 2, 2 निमा 18, 2 चौक 8, 0। एक इक्वेशन ये बन गई मेरे पास। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब मुझे एक्स और वाई का मान पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी, सेकंड इक्वेशन ये रही, एक्स वाई वाई और नंबर भी, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले देखो, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लो। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए। 7x + 3y। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं फ्लाइट मोड पर लगा के क्यों नहीं करता हूँ। नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ कॉल इमरजेंसी वाले होते हैं, हमें पता है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। 1 से 1.5 घंटे तक फ़ोन बंद रखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, ठीक है। चलो 7x + 3y एंड इक्वेशन ये रही 810, ठीक है। 810 हो गया हमारा। एंड एक चीज़ देखो कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमें इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कोई या तो x बराबर कर लो या y बराबर कर लो, ठीक है। कोई एक चीज़ बराबर हमें करनी ही पड़ेगी, तभी हम उसे काटेंगे तो एक का मान निकल के आएगा, और जिसका मान निकल के आएगा फिर बाद में इक्वेशन में रख के दूसरे का मान निकाल लेंगे। इसी तरीके से तो हम सॉल्व करते हैं। तो इन्हें बराबर करने के लिए हम क्या करें, x को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें 7 से गुणा कर दूँ 77x हो जाएगा, इसमें 11 से गुणा कर दूँ तो 77x हो जाएगा, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, ठीक है, जोड़ने पर कट जाएंगे। तो इसमें मैं 11 से गुणा करूँगा, इसमें 7 से गुणा करूँगा पूरी। लेकिन जब गुणा करते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ में कर दी, पूरी इक्वेशन में गुणा करनी पड़ती है। तो इस पूरे में मुझे करनी पड़ेगी 7 से गुणा, इस पूरे में करनी पड़ेगी 11 से गुणा, ठीक है, समझ गए। तो इस पूरे में कर दूँ मैं 11 से गुणा, और इस पूरे में कर दूँ मैं 7 से गुणा, करके इधर साइड में लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 11 7 77 -77x + 7 दूनी 14, 140 बराबर, इसकी गुणा जब 7 से करेंगे तो 700, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 9 7 63, 64 65 का 5 हासिल 6, और 7 एकम 7 6 1300, वो 13,580, ठीक है। अब इसकी गुणा करके लिख लो। 11 से करेंगे 11 7 77 प्लस 11 3 33 प्लस वो बराबर 11 की गुणा जब इसमें करेंगे तो 0 1 9 8 8000। ये समझ गया ना कैसे करा। 11 की गुणा आती हुई ट्रिक मैंने सिखा रखी है, मेरी शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बना रखी है मैंने, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। तो ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 173y बराबर, ये बन जाएगा 0 9 9 5 14 का 4 हासिल 1 8 3 11 12 का 2 हासिल 1 2 22,490। हमारे पास आया 173y बराबर 22,490, ठीक है। ये 173 इधर चला जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 22,490 बटे 173। अब इस सिचुएशन में, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो भाई ऐसे केसेस में ना एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 95% केसेस में ये वाली संख्या नीचे वाली से कट जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो हम काट के देखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी इतनी कैलकुलेशन देने के बाद यहाँ पर तुम्हें नहीं अटकाएगा कि तुम गुणा करो पॉइंटों में आंसर आएगा, कभी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। उसे मालूम है कि एक टाइम करना है हमारे पास, तो ऐसा मेरे सर ने कहा था तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम भाग करते हैं इसको, यहाँ कर लेते हैं 22,490 को भाग करते हैं 173, एक बार जाएगा 173, एक
12 में 7 गया 5, अब तो नहीं कटेगा, 0 हो जाएगा, तो 9 उतार लो। 519, 519 कितनी बार जाएगा? 173। 2 गुना करेंगे तो 7 दूनी 34, 3 गुना 7 3 51। अच्छा लो हो गया, 17 3 51, 51 और 3 3 9, लो यानी कि 173 का 3 गुना है 519, ठीक है, तो 3 बार जाएगा। अब इतनी तेज दिमाग आप लोगों को भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। 0 बचा, 0 यहाँ उतार दो, यानी कि 130 बार जाएगा। एक बार ये काटेंगे तो 130 बार जाएगा, यानी कि बाई का मान 130 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मैंने दिमाग लगा लिया 3 गुना करके, तो ऐसे ही आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतनी तेज कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब 130 मान में बाई का इस वाली इक्वेशन में रख दे रहा हूँ, इस वाली में रख देता हूँ। अच्छा हाँ, है तो एक ही, तो इक्वेशन 1 में मैं 130 का बाई का मान रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7x, और बाई का मान जब रखूँगा तो 39, 390, और नहीं 39, 390, ठीक है, 810, तो 7x इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, सही कर रहा हूँ मैं? सही करना पड़ेगा। 810 में से अगर मैं 390 घटा दूँ, 8 में से 3 गया तो मेरा बचा 500, अब 500 में से 90 घटा दूंगा तो बचेगा 410, ठीक है, 410 और 20, 420 और 7 6 42, हाँ ठीक है, x बराबर 60 आ गया, लो। तो बाई का मान 130, x का मान 60, ठीक है। अब इसे साइड में एक जगह लिख लो, सबके मान फटाफट कर दो। बाई का मान कितना आया? 130, x का मान कितना आया? 60। तो इस सेट में कुछ नहीं था, बस यही था कि हमें इस सेट को बस सॉल्व करना था। ये जो कैलकुलेशन थी ना, यही बहुत बड़ी चीज़ थी बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। एक्स और बाई का मान आ गया, ये कैलकुलेशन निकालने में इतना टाइम लगेगा नहीं, जैसे कि 22 मिनट की वीडियो बन गई तो इतना टाइम आपको 22 मिनट थोड़ी लगेगा, 22 मिनट में तो आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। जब आप ये सीख जाओगे, जब से आप 2 3 बार करोगे ना, तो आप शॉर्टकट खुद लगा लोगे, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे डायरेक्ट करनी थी, लेकिन अब सिखाने के चक्कर में करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक वाले बहुत से बच्चे नहीं है जिनका अरिथमेटिक सही नहीं है, ठीक है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अरिथमेटिक के सभी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, तभी डीआई अरिथमेटिक बेस कर पाओगे आप, ठीक है ना। चलो, अब बाई का मान जहाँ पे बाई है सब जगह रख दो, एक्स का मान जहाँ पर एक्स है सब जगह रख दो, समझ गए। चलो, एक्स का मान यहाँ पर 60 है, तो पहले जहाँ पे एक्स है वहाँ पर रख दो, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 240। बाई का मान 130, 13 दूनी 26, 260। एक्स का मान 6 3 18, 180। वाई का मान 13 39, 390। एक्स का मान 12 7 84, नहीं 6 7 42, हाँ 420। 6 6 36, 360, ठीक है। यहाँ पर रखना बाई का मान। तो अच्छा, 2 बाई का मान 260 है, तो 260 में से 194 घटाना है, तो 260 में से अगर मैं 194 घटाऊँ तो 64 आ जाएगा ना, 64 नहीं 66 आ जाएगा, हाँ। तो इसका मान रखने पर 66 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब एस पी निकाल लो, अब तो एक्चुअल वैल्यू पता चल गई। तो अब चाहे तुम इस वाले फार्मूले से एस पी निकालो, चाहे इस वाले फार्मूले से निकालो, तो ईजी तो ये वाला है, ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे। तो एस पी होता है सी पी प्लस प्रॉफिट, 240 और 66, 306 बन गया हमारा पूरा। अब इससे ज़्यादा हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्वेश्चन में जितना दिया था तो उस हिसाब से हमने इतना निकाल लिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा सेट समझ में आया होगा, एक एक स्टेप समझाया है मैंने, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि इतने डीप में कोई भी समझाता होगा, अगर समझाता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा, क्योंकि यूट्यूब मैं भी चलाता हूँ, ठीक है, और मैं भी यूट्यूब पर देख के ही सीखता हूँ। चलो फिर कोई बात नहीं, अब इसके क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है, चलिए। अब ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, समझना है इसको। इसमें बोला इफ़ दी, अच्छा ये तो इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, हम हिंदी से शुरू करते हैं, हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा है मेरे ख्याल से, हिंदी में मुझे भी समझ में आता है इसीलिए। यदि वस्तु डी का क्रय मूल्य 25% बढ़ जाता है, ठीक है, अब उसने चेंज कर दिया डेटा, जो हमें डेटा दिया था उसे चेंज कर दिया, चलो हम भी चेंज कर देंगे। साफ सीधी बात ये बोल रहा है, चल जा भाई क्या हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है। हमसे कह रहा है वो कि यदि वस्तु डी का क्रय मूल्य 25% बढ़ जाता है, डी का क्रय मूल्य कितना है, यानी सेलिंग प्राइस 260, वो कह रहा है कि 260 से 25% बढ़ जाता है। बढ़ जाता है इसका मतलब 260 का 25% निकालो और इसी में जोड़ दो, वो हो जाएगा हमारा नया सेलिंग प्राइस डी का। ठीक है, डी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अभी हम निकालेंगे वो, सॉरी सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 260 का 25% निकालो, 1/4, इसका मतलब 4 से भाग करोगे 260 को तो 4 छिंग 24, यानी कि 6 और 24 और 4 पंजे 20, यानी कि 65। ठीक है, 65 आया, तो 65 में फिर से 260 जोड़ दो तो हमारा 25% अधिक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 320, 325। तो डी का नया कॉस्ट प्राइस कितना है 325। ठीक है, ये बोला उसने। चलो, और वस्तु डी का छूट प्रतिशत 20% है, यानी कि वो 20% की छूट देता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट, वस्तु डी का नया क्रय मूल्य 325 रुपये है। सेकंड, 13 रुपये की हानि हुई। थर्ड, विक्रय मूल्य 332 रुपये है। तो पहला पॉइंट तो हमारा सही है कि वस्तु डी का नया क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 325 रुपये है, 325 ही आया है, इसका मतलब पहला पॉइंट सही है। ठीक है, अब पूछा 13 रुपये की हानि हुई, विक्रय मूल्य 332 रुपये है। तो 13 रुपये की हानि निकालने के लिए, पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसने बेचा कितने में, बनाया इतने में, तो बेचा कितने में ये पता लगाना हम लोगों को। ठीक है, तो 325 रुपये में बनाता है, क्योंकि अब 260 मत देखना, अब हमें नया देखना ना 325 रुपये, क्योंकि 25% की वृद्धि हुई तो 325 रुपये, 325 रुपये में बना रहा है। और MRP के बारे में कुछ बोला नहीं उसने, तो MRP पुरानी वाली है इसका मतलब, और 390 में बेच रहा है, वो भी 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो कोई चीज़ 390 की है, उसमें 20% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 20% वो घटा कर दे रहा है। तो 390 का 20% निकालो, 390 का 20% यानी 1/5, और 5 सत्ते 35, 35 और 5 अट्ठे 40, 78 रुपये, यानी कि 20% का मतलब है कि 78 रुपये वो घटा कर देता है। ठीक है, बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 390 में से 78 घटा दो, अब 70 घटाएंगे तो 20, 8 घटाएंगे तो 12, यानी कि 312, 312 में बेचता है। तो भाई जाहिर सी बात है, वो बना रहा है 325 रुपये में, बेच रहा है 312 रुपये में, तो हानि हो रही है। अब क्या 13 रुपये की हानि हो रही है, सेकंड ऑप्शन ये तो है, 13 रुपये की हानि हो रही है। ये पता लगाने के लिए इसका जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से 312 यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, इतने में बनाया इतने में बेचा। ठीक है, 300 से 300 कट गया, 25 में से 12 घटाएंगे, 15 में से 2 13। ठीक है, कन्फर्म है कि 13 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये बात कन्फर्म हो गई, 13 रुपये का लॉस, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का 332 रुपये है, सेलिंग प्राइस तो भैया 312 है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो सत्य कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि पहला और दूसरा सत्य है, और पहला और दूसरा सत्य था, हमें मालूम भी है। और सेकंड में दे रखा है पहला, थर्ड में दे रखा है सेकंड, फोर्थ में दे रखा है पहला और लास्ट। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों फर्स्ट आंसर क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड वाला गलत है। तो ये दोनों सही है ना, केवल एक सही नहीं भाई, दूसरा भी तो सही है। केवल दो सही नहीं, पहला भी तो सही है। और फर्स्ट और थर्ड सही नहीं, पहला सही है ठीक है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हम टिक करेंगे, पहला और सेकंड आंसर सही है। समझ गए, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन, वो सॉरी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ठीक है, कोई बड़ी सी शायद JCB आई हुई है तो वो अपना काम कर रही है, खैर छोड़ो। तो हाँ, अब इसमें दे रखा सेकंड आंसर है, वो सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन ये है हमारा कि वस्तु C पर प्राप्त लाभ 36 रुपये है। अच्छा 36 रुपये दिया है, मैं सोच परसेंटेज में देगा। वस्तु C पर प्राप्त लाभ 36 रुपये है, तो वस्तु C पर प्राप्त लाभ यानी कि ये प्रॉफिट 36 रुपये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वस्तु पर दी जाने वाली, कौन से वस्तु पर दी जाने वाली भाई, द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल C इज़ 20%। अच्छा यहाँ पे लिख लेना आप लोग, ठीक है। और वस्तु C पर दी जाने वाली छूट 20% है, तो ये भैया 20% है। तो 420 का 20% निकालो, तो बेची इतने में है तो भाई 20% घटा के दिया होगा। 420 का 20% हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 84। ठीक है, 84 हो गया, 84।
तो वस्तु ए के विक्रय मूल्य, वस्तु ए का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और वस्तु सी का क्रय मूल्य यानी वस्तु सी का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बीच अंतर बताना है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ए की ये वाली वैल्यू के बीच डिफरेंस बताना है। तो हमें निकाल लेंगे फटाफट। क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हम घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला हमें पता ही है। सेलिंग प्राइस जब डिस्काउंट ऑफ एमआरपी दे रखा हो तो घटा लो, एमआरपी में से हम जब डिस्काउंट घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 400 में से अगर मैं 80 घटा दूं तो बचेगा मेरे पास 320। ठीक है, और 320 में से मैं 4 घटा दूं 316, 16 और 10 26 और 36, यानी कि 336 रुपये आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 36 माइनस करेंगे तो बचेगा 300। तो आ गया लो, हमें पूछा है कि ए का सेलिंग प्राइस का और सी का कॉस्ट प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस हो जाएगा 300 में से 100 चला गया 200, 200 में से 80 चला गया 120, 120 हमारा आंसर होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है 120, टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत तो भी नहीं हुई। देखो इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे टेलीग्राम पे आके पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं दे देता हूँ। ठीक है, चलो अब इसकी जो ये वाली जो पीडीएफ होती है डिस्क्रिप्शन में दी होती है, आप चेकआउट कर लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वस्तु ए का विक्रय मूल्य और वस्तु ई के विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। ठीक है, लेकिन ई तो हमें दे नहीं रखा कहीं पर, देखो हमें तो डी तक दे रखा है, तो हम ई एक नया कॉलम बना देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक नया कॉलम बनाते हैं। चलो ई ए रहा। ठीक है, अब ई का सी पी प्रॉफिट एस पी डिस्काउंट एम आर पी सब होगा, तो हम लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है ना, चलो सी पी प्रॉफिट एस पी डिस्काउंट एम आर पी सब लिख लिया हम लोगों ने। एक मिनट को, अब ब्लर नहीं होगा, चलो एक लाइन खींच देते हैं इसे। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि ए का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ए का विक्रय मूल्य और ई के विक्रय मूल्य का अनुपात, ई का विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए और ई इनका जो सेलिंग प्राइस है एस पी और एस पी, इनका जो रेशियो दे रखा है वो 3:5 का दे रखा है, 3:5। ठीक है, तो ए का विक्रय मूल्य 180, यानी कि 3 यूनिट का मान 180 है। समझ गए, 3 यूनिट का मान 180, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, मैं सिखाया निकालना। 3 6 18 60, 1 यूनिट का मान 60 हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 60 है, तो 5 यूनिट का मान 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा। समझ गए आप लोग, तो ई का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 300। ठीक है, क्योंकि ई का सेलिंग प्राइस 5 था ना रेशियो में, तो 5 यूनिट का मान 300, यहाँ पे 300 लिख दिया। आगे क्या कह रहा है वो, वस्तु ई का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी उसके विक्रय मूल्य से 50 रुपये अधिक है। ई का जो अंकित मूल्य है एमआरपी विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस से 50 मोर है ना, तो ये 300, तो ये कितना हो जाएगा 350। तो जब बेचा इतने पे है, एमआरपी इतने की थी, मतलब एमआरपी यानी कि मार्केट रेट प्राइस इतना था और बेचा इतने पे, तो इसने डिस्काउंट कितने का दिया 50 रुपये का, तो 50% नहीं 50 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वस्तु का क्रय मूल्य, कौन सी वस्तु का, वस्तु फिर से कुछ गलत है क्या, यदि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु डी के क्रय मूल्य से 10 कम है, कौन सी वस्तु का कह रहा है ये पता करना पड़ेगा, एक मिनट को इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य, हाँ, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ई है इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, यदि वस्तु ई, ठीक है, वस्तु ई का क्रय मूल्य वस्तु डी के क्रय मूल्य से 10 कम है। ठीक है,
वस्तु ई का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस डी के क्रय मूल्य से 10 कम है, तो ये जब डी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 260 है तो 10 कम होगी 250, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब क्या बोल रहा है, यदि ए को 20% लाभ बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि ए का डिस्काउंट कितना है, 20% दे रखा है, ठीक है। तो वस्तु ई का क्रय मूल्य, ई का क्रय मूल्य 250, ई का अंकित मूल्य, ई का अंकित मूल्य 350, अब वस्तु ए का क्रय मूल्य का सम बताना है, यानी कि 250, 350 और ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य यानी कि ये निकाल कर इन तीनों का सम बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सीपी निकालने का एक फार्मूला, तब सीपी निकाल लेते अगर प्रॉफिट पता होता तो, लेकिन हमें पता है डिस्काउंट और एसपी, ठीक है। डिस्काउंट और एसपी पता है। अच्छा नहीं, डिस्काउंट नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया होगा ना मेरे ख्याल से। तो ए को 20% लाभ, अच्छा 20% लाभ है, 20% ये है, ठीक है, ये नहीं है, सॉरी डिस्काउंट नहीं है। तो हमारे पास प्रॉफिट और एसपी है और सीपी निकालना है। तो हमें प्रॉफिट वैल्यू में नहीं दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है। तो जब वैल्यू में दिया होता है तब फार्मूला अलग होता है और परसेंटेज में दिया होता है फार्मूला अलग होता है, ठीक है। तो फार्मूला है क्या इसका, सीपी निकालने का फार्मूला, जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और एसपी दिया हो तो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या था, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज गुणे एसपी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये याद रखना। इस फार्मूले का यूज करके हम सीपी निकालेंगे, ठीक है, वो भी ए का सीपी क्यों निकालना है, क्योंकि ए का सीपी, ई का सीपी और ई का एमआरपी तीनों को जोड़ के सम बताना है, ठीक है, समझ गए। चलो तो इस फार्मूले से हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी हमारा हो जाएगा, ए के लिए निकाल लें 100, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारा 20, यानी कि ये 100 और 20 120 गुणे सेलिंग प्राइस कितना है इसका, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें देखा 20, तो हमने यहाँ जोड़ दिया। सेलिंग प्राइस कितना है 180, चलो 180 हो गया। अब इसके जीरो से जीरो काट दो, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 2 दूनी 2 तियाँ, ठीक है, 2 से ही काट दो 50, 5 तिया 15 यानी कि 150। तो ए का जो सीपी आया 150 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 150 भर दो। ए का सीपी कितनी आया 150। इस क्वेश्चन के लिए है, सिर्फ ध्यान रखना ये डेटा आगे क्वेश्चन में चेंज भी हो सकता है। हमसे पूछा था ई का क्रय मूल्य सीपी, ई का अंकित मूल्य एमआरपी और ए का क्रय मूल्य यानी कि 150, इन तीनों को जोड़ना है। 250, 350 और 150, 200, 500, 600, 700, 50, 750, आंसर हो जाएगा 750। फर्स्ट ऑप्शन है 750, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। इसमें क्या पूछा हम लोगों से, इसमें पूछा है कि वस्तु डी पर प्राप्त लाभ, वस्तु बी पर प्राप्त लाभ से 25 रुपये कम है, ठीक है। यानी कि डी पर जो लाभ है ना, डी पर जो लाभ है वो वस्तु बी पर जो लाभ है उससे 25 रुपये कम है। तो 66 से 25 रुपये कम कर दो, 66 में से बी 25 कम करेंगे तो 66 25 40, 40 से बाज गया 35, 35 और 6 41, ठीक है, 41 आ गया, समझ गए। तो 41 है, तो वस्तु डी पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए कितनी हुई। तो पहले हमें ये, अच्छा एक चीज़ ये डेटा काट दो, ये पुराना डेटा है ना, ये किसी दूसरे क्वेश्चन का डेटा है, हमारा नहीं है। ब्लैक वाला सब काट दो, क्योंकि ब्लैक वाला हमने उससे लिखा है, ठीक है। चलो ये सब डेटा हमने मतलब किसी क्वेश्चन में यूज करा है, क्वेश्चन का डेटा चेंज हो जाएगा ना। रेड से और ब्लू से जो लिखा है वो टेबल का डेटा है, यानी जो हमने निकाला है एक्चुअल में टेबल में दिया गया है। ये जो डेटा था वो किसी अदर क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, समझ में आ गया। चलो तो अभी इस क्वेश्चन की बारी आ रही है, तो इस क्वेश्चन का डेटा हम अलग से निकालेंगे। तो बोला है कि डी का जो लाभ है वो बी के लाभ से 25 कम है, जो कि 41 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि डी पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पे परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट निकालना है कितना है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका निकालेंगे। तो एस पी क्या होती है, 260 और 41 को जोड़ दो, एस पी निकल के आ जाएगी 60, 301 रुपये, ये आ गया हमारा 301 रुपये, समझ जाना, ठीक है। थोड़ी सी घिचपिच हो गई है, समझ लेना इन दोनों को। अरे यार फिर गलती कर दी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 301 रुपये, ठीक है। 260 और 41 में 301 रुपये हमारा क्या आ गया, एस पी आ गया।
समझ गए। अब एस पी आ गया तो हमें डिस्काउंट निकालना है। तो ये डिस्काउंट है 390 का, और एक मिनट कुछ तो दिक्कत हो रही है कहीं पे। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। 390 में से 301 घटाएंगे तो बचेगा 89, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है 89 रुपये है। समझ में आ रहा है। एक मिनट को थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं। क्वेश्चन 5 के लिए डी का डेटा लिख लेते हैं। सीपी प्रॉफिट, एसपी डिस्काउंट, एमआरपी। ठीक है। तो इसका सीपी कितना है 260, और प्रॉफिट कितना है 41, जो कि 66 से 25 कम है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 301, और एमआरपी में पहले से दी हुई थी जो कि 390 थी। ठीक है, यहाँ पे देखो 390 पहले से दिया हुआ था, ये पहले से दिया हुआ था। चलो अब हमसे पूछा कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, लेकिन हम पहले ये तो निकालें कि डिस्काउंट रुपए में कितना है। तो एमआरपी में से एसपी घटा दो, डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमआरपी जितनी थी उस वस्तु पर, डी वाली वस्तु पर एमआरपी थी 390, उसने बेचा 301 में, यानी कि उसने 89 रुपये का डिस्काउंट दिया। लेकिन हमें 89 का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 89 390 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, समझ गए। तो ये निकालना है 89/390 गुणे 100, ये पता करना है बस, और कुछ नहीं पता करना। ये निकल जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। समझ गए। चलो तो ऑप्शन में क्या क्या देखना, पहले ये चेक करो। 14, 26, 20, 11, 13। तो हम 20% निकालते हैं चुपचाप। 100 का कोई अभी काम नहीं है, इसे साइड कर दो। 390 का 20%, इसका मतलब 1/5, यानी 5 से भाग करेंगे। 5 7 35, और 5 चौक 20, 74। ठीक है, तो 20% आगे 74, यानी कि 20% से ऊपर आंसर होगा, क्योंकि हमें लाना 89। जब 20% ही कम है तो 20% से ऊपर आंसर होगा, यानी कि 11, 13 ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब ये तो होगा ही नहीं। 14 भी नहीं होगा, यानी कि 26 और 22 में से ही कोई होगा। तो 2% निकाल के चेक कर लो। इसका 1% कितना होगा 3.9, यानी कि 4, और 2% 8, 2% 8 के आसपास होगा, और लगभग में ऑलमोस्ट। तो 2% 8 के आसपास जोड़ लें तो 74 और 8 कितना हो जाएगा 80, 2 82। ठीक है, अरे वो 6, हाँ 82 के आसपास, यानी कि 22%, अप्रॉक्स में 22% से ऊपर होगा। ठीक है आंसर, क्योंकि 89 तक जाना है। अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है 26 हम नहीं जा सकते। क्यों? 26 जाएंगे तो हमें कितना 4% और आगे बढ़ना पड़ेगा। 4% हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये 89 से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब 22 से थोड़ा सा ऊपर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट सेट की ओर। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब आगे हमारा दूसरा सेट। ठीक है ना, इसे करते हैं फटाफट। इसमें क्या दे रखा हम लोगों को, इजी सेट है, एसबीआई क्लर्क मेंस में आया था 2024 में। ठीक है, चलिए 2024 में या 2022 का था, याद नहीं है, लेकिन हाँ एसबीआई क्लर्क मेंस का ही है। ठीक है, क्लर्क मेंस का है, इजी आया था। हिंदी वाला पढ़ते हैं। निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक दुकान में 5 अलग अलग दिनों, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बेचे गए सामानों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाता है, यानी कि परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट है। बेचे गए सामानों की कुल संख्या 400 है, टोटल 400 है। ठीक है, एक नोट भी दे रखा है कि रविवार और मंगलवार को बेचे गए सामानों की संख्या के बीच का अंतर 12 है। ठीक है, समझ गए। चलो चार्ट मैंने बना लिया, यहाँ पे टेबल बना ली है, संडे से लेके थर्सडे तक, वेडनेसडे, थर्सडे। ये रहा हमारा पाई चार्ट। समझ गए। X%, 23%, 1.25 X%, 20%, Y%। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सब दे रखा है। अब हमें हमें मालूम है कि टोटल 400 है, ऊपर दे रखा है कुल सामानों की संख्या 400 है। तो जो जो निकल सकता है पहले वो निकाल लो। 400 का X% तो नहीं निकल सकता, 400 का 23% तो निकल सकता है ना। चलो 400 का 23% कितना होगा, परसेंटेज से 00 कट जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे 23 की, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 9, 92, यानी कि मंडे का आ गया 92। 92 बेचे गए हैं, ऊपर दिखा भी गया है। बेचे गए सामानों की कुल संख्या। ठीक है, बेचने, ये सब डेटा बेचा हुआ है, सोल्ड डेटा है।
और क्या निकल सकता है इसमें, एक्स है, ये भी नहीं निकल सकता। ये 20%, यानी कि 20% वेडनेसडे का है। 20% यानी कि परसेंटेज से 400 का डबल जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 यानी कि 80। ठीक है, तो वेडनेसडे का आ गया 80। ठीक है, अब हमें 22% निकालना है, वो तो नहीं निकल सकता, लेकिन एक चीज़ हमें दे रखी थी, रविवार और मंगलवार को बेचे गए सामानों की संख्या के बीच का अंतर 12 है। ठीक है, तो निकालो फटाफट। रविवार ये रहा और ट्यूसडे मंगलवार, रविवार और मंगलवार ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सामान आएंगे, सामानों की संख्या, उनका डिफरेंस 12 है। तो x% ऑफ 400, इसे करने के बाद जो सामानों की संख्या आएगी माइनस 1.25 x% ऑफ 400, x ऐसे लिखो। ठीक है, ऐसे सही रहेगा, अब सही है। ठीक है, बराबर 12, इन दोनों के सामानों की संख्या डिफरेंस 12 है, लिख दिया मैंने यहाँ पे 12। परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे, 4x हो जाएगा ये, माइनस, और ये परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे, 4 की गुणा 1.25 से करनी है। 1.25 से गुणा करना मैंने सिखाया आप लोगों को। ठीक है, मेरी शॉर्ट वीडियो में जाना, वहाँ मैंने डाल रखी, वीडियो देख लेना। 4 एकम 4 और 1 5, 5x बराबर 12। अब ये मत कहना कि 4 में से माइनस, वो 5 में माइनस के 5 में 4 घटाएंगे तो माइनस का x बराबर 12 आएगा, नहीं। उसने ये नहीं बोला कि इसका घटाओ, मतलब इसमें से इतना घटाओगे तो 12 आएगा, नहीं। उसने बोला कि बीच का अंतर, अंतर कभी प्लस माइनस नहीं होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, x बराबर 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x ये रहा हमारा, x की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना बन जाएगा 12%, यानी कि संडे का 12% है। तो 400 का जब 12% निकालोगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट 400 है। ठीक है, याद रखना। तो x का मान 12, यानी कि 12% का 400, वो 12% निकालोगे, 400 का 12%, तो परसेंटेज से 0, 12 चौक 48, 48। अब 12 निकला है, x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1.25 गुणे x यानी कि 12, तो 12 एकम 12 और 4 3 12, 12 3 15, यानी कि ये हो जाएगा 15%। तो 15%, 12 का मान, x का मान जब यहाँ पे रखोगे तो ये बन जाएगा 15%। ठीक है, 1.25 गुणे वो गुणे, हाँ x है ना, 1.25 गुणे 12, इसी गुणा करोगे तो आएगा 15। 0.25 से गुणा करना मैंने सिखाया, शॉर्ट वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, तो 15%, 15% ऑफ 400, परसेंटेज से परसेंट का 15 चौके 60, यानी कि ये हो जाएगा 60। समझ गए? चलो, अब हमारे पास क्या आ गया ये निकालने के लिए एक दो तरीके हैं, इनको जोड़कर 400 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। या फिर ये कितना हो गया 12, ये 1.25 15, 23 20, इन्हें जोड़कर पता चल जाएगा ये कितना है। ठीक है, तो इन्हें जोड़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बाई का मान हमें आगे काम यूज करना पड़े। ठीक है, ये याद रखना, एक्स का मान आया 12, एक्स का मान 12 है, बाई का मान अभी निकालेंगे, वो भी याद करना, हो सकता है आगे क्वेश्चन में यूज करना पड़े। ठीक है, तो 15 ये है, 12 ये है, 20 ये है, 20 15 हो जाएगा 35, और 35 और 5 40, 50 60 70, 70 ये, तो 30% ये बन जाएगा। ठीक है, तो बाई का मान कितना आ गया 30, क्योंकि 30% आया ना, इन सबको जोड़ के 70 आया, और टोटल होता है 100 का, 100 में से 70 घटाओ तो बचा हुआ 30 हो जाएगा। तो बाई का मान 30%। ठीक है, अब 30% का, वो 400 का 30% निकालो, पता चल जाएगा। तो परसेंटेज जो 4 थी 12, 120 बन गई टेबल। ठीक है, बहुत ईजी सेट था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसे बनाने में। तो इतना ही था बस सेट में, एक्स और बाई का मान याद रखना, आगे क्वेश्चन में काम पड़ेगा। चलो फिर दोस्तों, इसे हमने सॉल्व कर लिया, पाई चार्ट को, टेबल बना लिए। अब हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इस सेट का। ठीक है, एक मिनट रुको, सही है ना? ठीक है, तो इसमें बोला कि रविवार और सोमवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या, रविवार और सोमवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या 140। ठीक है, कितना है? क्वेश्चन नंबर 1, संडे और मंडे को बेचे गए संख्या टोटल कितनी, 140। ठीक है, इसे करना क्या है, बेचे गए वस्तु की संख्या, शेष सभी दिनों में बेचे गए वस्तु की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि रविवार और सोमवार को बेचे गए और जो बचे हुए दिन है उनका जोड़ना है, तो ये उनका कितना परसेंट है ये पता लगाना है। ठीक है,
तो पता लगाने के लिए दो तरीके हैं, या तो तुम 400 में से 140 माइनस कर दो तो बचे हुए दिनों का योग आ जाएगा, सम आ जाएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ के 140 हुआ तो इन तीनों का पूछ रहा है तो इन तीनों को जोड़ लो, या तो ऐसे कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 260, 80 इसमें जोड़ दो 200 और ये 60, 260। ठीक है, शेष दिनों का 260, 140 260 का कितना परसेंट है यही पूछ रहा है हम लोगों से। ठीक है, तो 140 ऊपर 260 नीचे गुणा 100, इसका यूज़ नहीं करेंगे, 0 से 0 कट गया। 14 और 26, 14 26 का कितना परसेंट है, पहले आंसर में देखो, 56 50 42 53 48, तो 50% निकाल लो। तो 26 का 50% कितना होगा, 13 दूनी 26, 13 होगा। हमें एक आगे जाना है। ठीक है, एक आगे जाने के लिए हमें क्या करना है, हम इसका 1% कितना निकालेंगे, इसका 1% होगा 2, 1% हो जाएगा इसका 2.60, 13 और 14, तो एक मिनट होगा 26, 50% तो 13 हो गया। ठीक है, और 140 ही है, ठीक है, ये भी तो दिक्कत कहाँ आ रही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, 1% यार इतना नहीं होगा ना, ये 26 है, 0 तो कट चुका है ना। ठीक है ठीक है, इसका 1% होगा 0.26, इतना होगा, और 2% कितना हो जाएगा 0.26, 26 कितना हो जाएगा, जो जोड़ लेते हैं तो 2%, एंड 6 का 2 हासिल है, 2 4 5, 0.52 आ रहा है। ठीक है, तो 3% जोड़ लेते कितना होगा, फिर इसमें 0.26 जोड़ लो आप, 0.26 जोड़ लोगे तो आ जाएगा टोटल 6 2 8 5 2 7, यानी 78%। ठीक है, तो 13 पॉइंट, मतलब अगर हम इसमें 3% जोड़ दें तो 53% हो जाएगा, 13.78 इतना हो जाएगा, यानी कि 53 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हमें 14 तक जाना है, ये 13.78 तक आ गए हैं हम लोग, तो 53 से थोड़ा सा ऊपर जाना है हम लोगों को। तो जो 53 से थोड़ा सा ऊपर है वही हमारा आंसर होगा। 56 नहीं होगा, बहुत ऊपर है, 50 भी नहीं होगी, 50 से ऊपर है, 42 भी नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 53 से थोड़ा सा ऊपर, फोर्थ ऑप्शन 53.84%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक मिनट, यदि गुरुवार को प्रत्येक वस्तु की लागत ए रुपये है, यानी गुरुवार को प्रत्येक वस्तु की लागत ए रुपये है, जितने भी बेचे गए उनकी प्रति एक, यानी कि एक वस्तु की लागत ए रुपये है, ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुरुवार की बात कर रहा है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि 120, वेनेसडे को टोटल 120 आइटम बेचे गए, और प्रत्येक लागत कितनी थी, प्रत्येक वस्तु पर लागत ए रुपये, तो 120 रुपये कितने होगी, कुल लागत कितनी हो जाएगी, 120 गुणे ए बराबर 120 ए। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता चला था साफ साफ। ठीक है, मेंस लेवल पे कर रहे हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कर दिया, चलो छोड़ो। मतलब हमें पता है कि एक वस्तु की लागत ए रुपये है, तो 120 की 120 ए होगी, फिर भी मैंने कर दिया, पता नहीं क्या दिमाग में आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और बुधवार को प्रत्येक वस्तु की लागत ए माइनस 10 रुपये है, तो बुधवार का देखो, सोम मंगल बुध है, ट्यूसडे का, ट्यूसडे की बात चल रही है। अब ट्यूसडे को टोटल कितने बेचे गए, 60, इसकी टोटल लागत कितनी हो जाएगी, 60 गुणे ए माइनस 10, यही तो होगी ना भाई। टोटल 60 प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट की लागत ए माइनस 10 है, ए माइनस 10 रुपये, तो 60 की गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 60 ए माइनस 600, ठीक है ना। चलो, तो ये आ गया टोटल। वेडनेसडे की टोटल लागत 120 रुपये ए, 120 ए रुपये, और ट्यूसडे की टोटल लागत 60 ए माइनस 600, समझ गए, रुपये, इतना आएगा। अब यदि दोनों दिन वस्तुएं बेचकर दुकान द्वारा अर्जित कुल लाभ 9,200 रुपये है, यानी कि इसका टोटल जो लाभ हुआ वो इतना हुआ। ठीक है, बेचकर, तो इन दोनों को जोड़ लो,
120A प्लस 60A माइनस 600 बराबर कितने रुपए कमाए? 9200। ठीक है, इतने रुपए कमाए। इसे सॉल्व कर लो। 120 और 60 180, ये इधर जाएगा तो कट जाएगा इसमें से, तो 9200 में से 600 घटाएंगे तो 9000 में से 600 घटाओ 8400 और ये 2, अरे 400 600 8600। ठीक है, इतना हो जाएगा। इधर चला जाएगा, ए बराबर 0 से 0 कट जाएगा, 860/18 ये कटेगा ना। अरे ये तो मुझे लग रहा गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने। क्यों, क्या कर दिया हम लोगों ने? काट के देखते हैं इसको। 9 चला जाएगा, 2 चौक 2 3 0, 9 से कट रहा है ये। 9 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, नहीं कट रहा है, कुछ गलत हो रहा है। एक मिनट रुको रुको, मैं चेक करता हूँ, गलती हो रही है दोस्तों, गलती हो रही है। पता है क्या, हमें यहाँ बोला है कि बुधवार को प्रत्येक वस्तु की लागत A-10 है, हमने ले लिया मंगलवार का। ठीक है, ये गलती हो गई, मैंने यहाँ पे जरा काउंट गलत कर दिया था। मैंने क्या करा, सोम मंगल बुध ऐसे कर दिया। ठीक है, बुधवार का पूछा है तो सोम मंगल बुध 80 होगा। ठीक है, 80 प्रोडक्ट है बुधवार को, मैंने ट्यूसडे का ले लिया, मंगलवार का ले लिया। ठीक है, वेडनेसडे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, कुछ गलत हो रहा है मेरे ख्याल से। अरे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, एक मिनट को, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि गुरुवार को प्रत्येक वस्तु की लागत, गुरुवार क्या है हमारा, सोम मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि थर्सडे। ठीक है, वेडनेसडे को जगह थर्सडे होगा, यहाँ पर होगा थर्सडे। ठीक है, ये थर्सडे का डेटा है, जो कि 120 तो सही लिया हमने, लेकिन हमने स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, ये है वेडनेसडे यानी कि बुधवार। वेडनेसडे बस इतना ही लिखते हैं। ठीक है, चलो तो सॉरी, अब हो जाएगा सही। ठीक है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। थर्सडे का हमने निकाल लिया। थर्सडे को 120 से ₹1 लागत थी, गुणा की 120 रुपये टोटल लागत आ गई। वेडनेसडे का बोल रहा है, वेडनेसडे को 80 है, 60 नहीं 80 है। ठीक है, वो हमने मंगलवार का लिख लिया था, तो 80 और इसकी लागत A-10 है, तो 80 की गुणा जब हम A-10 से करेंगे तो ये 80A आएगा और ये आ जाएगा 800। अब सही हुआ। ठीक है, तो ये 120 और ये 80 और ये होगा 800। ठीक है, अब सही होगा। तो इस वाली कैलकुलेशन को यहाँ पे काट दो, इसको इधर कर लेते हैं, कहाँ कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, 120 और 80 हो जाएगा 200A, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, गलती कर रहे हैं हम लोग, 200A, और यहाँ पे हमने एक और गलती कर दी थी, यहाँ पे हम लोगों ने 600 इसमें से माइनस कर दिया था, 600 इधर जाके घटता। ठीक है, मतलब इधर जाके जुड़ जाता, हम लोगों ने घटा दिया, ये भी गलती की थी। ठीक है, थोड़ा सा, तो ऐसी गलती आप लोग एग्जाम में मत करना। यहाँ पे हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो 120 और 80 200 ये हो जाएगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 9200 में 800 जोड़ेंगे तो पूरा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो ये काट दो, 2 जीरो ये काट दो, और अब 2 से हम 100 काटेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि A की वैल्यू 50 आ गई। इससे A की वैल्यू 50 आ गई, इतना क्वेश्चन पढ़ने से। अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ तक पढ़ लिया था। यदि रविवार को प्रत्येक वस्तु की कीमत A-20 है, यदि रविवार को प्रत्येक वस्तु की कीमत A-20 है, तो रविवार को वस्तु बेचने पर दुकान द्वारा अर्जित कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रविवार को उसने सारे प्रोडक्ट बेच के कितनी राशि कमाई, कितने लागत कमाई, ये हमें बताना है। तो रविवार का डेटा निकाल लेते हैं। A का मान हमें 50 मिल गया, रविवार को उसने 48 बेचे। ठीक है, संडे का देख लेते हैं, 48 टोटल प्रोडक्ट बेचे उसने। ठीक है, 48 प्रोडक्ट बेचे, और 48 की एक मतलब इसमें रविवार वाले दिन एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, A-20। ठीक है, लागत कितनी है, A-20, तो 48 प्रोडक्ट की लागत कितनी हो जाएगी, 48 गुणे A-20। A का मान कितना है, यहाँ पे रख दो। ठीक है, A का मान हो गया हमारा 50, 50 में से 20 गया बचा 30, यानी कि 48 गुणे 30। 48 का 3 गुना कितना होगा, 0, ऐसे लिख दो। 48 का 3 गुना को 4 3 12, 120, 8 3 24, 12 120 और 24 हो जाएगा 144, यानी कि 144 1440, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
रविवार की टोटल लागत इतनी हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है हमारा 1440। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। देखो इसमें क्या करना है, ऊपरी करते हैं इसको। ठीक है, इसमें बोला है कि साफ साफ बोल दिया कि मंगलवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या, मंगलवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या कितनी है, 60। ये जो 60 है, प्रारंभ में यानी कि शुरू में मंगलवार को दुकान में मौजूद वस्तुओं की संख्या का 66.667% है। यानी कि जो 60 है ना, किसी संख्या का 66.66% है। यानी कि टोटल नहीं है, 100% नहीं है, 100% कुछ और था, उसमें से 66.66% जो कि 60 है वो बिक चुका है। ठीक है, तो वो वैल्यू पहले क्या थी, मतलब 100% वैल्यू क्या है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, एक, पता नहीं दूसरा तीसरा कौन सा, पता नहीं, चलो आगे करते हैं, तीसरा ही होगा। ठीक है, तो मंगलवार को बोला है ना, तो एक ट्यूसडे का कॉलम बना लेते हैं। और कौन से दिन की बात कर रहा है, और बुधवार को, सोम मंगल बुध वेडनेसडे का कॉलम बना लेते हैं। 2 कॉलम बन गया। ठीक है, तो टोटल, क्योंकि भाई टोटल पता लगाना ना, यहाँ पे जो हमें दे रखा है ये सब बिके हुए हैं। ठीक है, इतने बिक गए, कुछ होंगे जो नहीं बिके होंगे टोटल में से। लो, ये है कि सोल्ड, अनसोल्ड। ठीक है, ट्यूसडे को सोल्ड कितने हुए थे, 60। वेडनेसडे को सोल्ड कितने हुए, 80। बस हो गया। अब हमें ये जो 60 है ना, यहाँ पे जो टोटल है, मान लो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है, x का 66.66% 60 है, यानी कि ये जो 66.667% है वो है 60, और वो किसका है, x का 66.66% 60 है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। हमें पता लगाना कि x कितना था, यानी कि ये तो 66.66% है, तो x होगा 100%। तो 100% कितना है, तो ये निकालना है। तो x का 66.667% बराबर 60। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/3, यानी x गुणे 2/3 बराबर 60। इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, 6 × 18, x बराबर 180/2, यानी कि 90 आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू निकली हमारी 90। ठीक है, टोटल कितना था, 90, जिसमें से 60 बिक गए, तो अनसॉल्ड कितने होंगे, 30। ठीक है, चलो अब वेडनेसडे यानी कि 22 टोटल थे वेडनेसडे वाले दिन, लेकिन 22 में से 80 बिक गए। ठीक है, 22 में से 80 बिक गए, तो कितने नहीं बिके, तो हमें पहले ये निकालना है, ये 80 है कितना, 33.33% है। ठीक है, यानी कि y का 1/3 भाग 80 है। ठीक है, तो y गुणे 33.33% बराबर 80 है। ठीक है, y का इतना परसेंट, ये 80 है, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो y गुणा 1/3, इसकी वैल्यू 1/3 होती है, बराबर 80। 8 तियाँ इधर जाएगा 24, यानी कि 240। तो टोटल 240 था, तो 240 में से 80 बिक गए, तो कितने नहीं बिके, 200 में से 80 बिके, 120, यानी कि 160 नहीं बिके। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे बोला गया है कि यहाँ तक पढ़ लिया, मंगलवार को ना बिके वस्तुओं की संख्या, मंगलवार को 30 नहीं बिके, और बुधवार को दुकान में ना बिके वस्तुओं की संख्या, यानी कि 160 के बीच अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, 30:160, 3:16, आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन है 3:16। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में ना, अगर ये वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो पूछ लेना टेलीग्राम पे आके। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रविवार और शनिवार को बेचे गए वस्तुओं की औसत संख्या, यानी कि रविवार और शनिवार को जो वस्तु बेची गई उनका एवरेज रविवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या से 8 कम है, संख्या से 8 कम है। यानी कि रविवार और शनिवार को जो वस्तु बेची गई हैं उनका एवरेज रविवार को बेची गई संख्या से 8 कम है। रविवार को बेची गई संख्या 48 है, 48 से 8 कम यानी कि 40, तो इन दोनों का एवरेज है 40। शनिवार तो हमें दिया नहीं है, हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा शनिवार को। ठीक है, तो हम मान लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, सैटरडे को हम मान लेते हैं कि एक्स प्रोडक्ट बेचे गए, एक्स वस्तुएं बेची गई, ठीक है। और रविवार का, संडे का दे रखा है हमें 48, ठीक है। तो इसका और इसका एवरेज जो कि हम कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ सैटरडे एंड संडे बराबर है 40 के, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, देखो हमें बोला कि रविवार और शनिवार को बेचे गए वस्तुओं की औसत संख्या, रविवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या से 48, वो 8 कम है। तो इनका जो एवरेज है ना, वो रविवार को जो संख्या मतलब वस्तु बेची गई है उससे 8 कम है, तो 48 से 8 कम 40, इन दोनों का एवरेज 40 है, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पे निकाल लो। इन दोनों का एवरेज निकलेगा कैसे, सैटरडे और संडे का, इन दोनों को जोड़कर और जितने टर्म्स हैं उतने से भाग कर दो। तो एक्स प्लस 48, 2 टर्म्स है तो 2 से भाग कर दो बराबर 40 के। इधर चला जाएगा, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। एक्स प्लस 48 बराबर 80, इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। एक्स बराबर 80 में से 40 गया 40, 40 में से 8 गया 32, तो एक्स बराबर आया 32, ठीक है। अब हमसे कह रहा है एक्स बराबर 32 का मतलब है कि सैटरडे को टोटल बिके हुए प्रोडक्ट कितने हो गए, 32, इसी का मान तो है एक्स, ठीक है, 32 हो गए। तो सैटरडे के टोटल बिके हुए प्रोडक्ट 32 है। और हमसे कह रहा है कि शनिवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या और ना बिके वस्तुओं की संख्या का अनुपात, यानी शनिवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या और ना बिके वस्तुओं की संख्या का अनुपात 8:5 है। तो शनिवार का जो हमें 32 है ना, 32 में 2 चीज़ें हैं, एक सोल्ड अनसोल्ड का रेशियो दे रखा है, टोटल तो इसका नहीं दे रखा है, ये तो बिके हुए हैं ना, टोटल का हमें पता नहीं। तो टोटल कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन सोल्ड और अनसोल्ड का हमें रेशियो दे रखा है, ठीक है। वो रेशियो कितना है, सोल्ड और शनिवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या और ना बेचे गए वस्तुओं की संख्या 8:5, ठीक है। तो 8 का मान कितना है, 8 वो है जो बिके हुए प्रोडक्ट हैं, तो शनिवार को बिके हुए प्रोडक्ट 32 हैं, तो 8 का मान कितना हो गया 32, ठीक है। 8 का मान हो गया 32, तो 5 का मान कितना, ये निकालना है कि कितने नहीं बिके, अच्छा ये तो निकालना है। शनिवार को ना बिके वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, हाँ यही निकालना है कि अनसोल्ड शनिवार को बिके 32 जो कि 8:5 का रेशियो दे रखा है इन दोनों के बीच। तो हमें पूछना है कि हमसे पूछ रहा है कि अनसोल्ड कितना है, यानी कितने नहीं बिके। तो 8 यूनिट का मान 32 है, 1 यूनिट का मान 4 होगा, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 चौक 20, 20 होगा। तो 20 प्रोडक्ट नहीं बिके शनिवार को, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 20, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रखा हम लोगों से, इसमें एक मिनट को लास्ट क्वेश्चन है, इसे सही से कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना इसको। इसमें क्या, रविवार और सोमवार को बेचे गए वस्तुओं के बीच का अंतर मंगलवार, अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इधर आ जाओ, टेबल ये रही हमारी, और हमसे कह रहा है कि रविवार और सोमवार को बेचे गए वस्तुओं के बीच का अंतर, रविवार और सोमवार को बेचे गए वस्तुओं के बीच का अंतर, यानी कि 92 और 48 का बीच का अंतर कितना है, अभी निकाल लेते हैं। संडे और डिफरेंस का चिन्ह यही होता है ना, और मंडे, ये बराबर है किसके, वस्तु के बीच का अंतर मंगलवार और शुक्रवार तो हमें दे ही नहीं रखा है, शुक्रवार हमें मानना पड़ेगा, एक डेटा और निकालना पड़ेगा। चलो एक यहाँ पे डेटा और चलेगा, ठीक है। फ्राइडे की बात हो रही है, तो फ्राइडे को हम मान लेते हैं कि फ्राइडे को एक्स प्रोडक्ट बेचे गए, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट नहीं पता एक्स फ्राइडे के बारे में कोई डेटा, तो हम मान लेते हैं फ्राइडे को एक्स प्रोडक्ट बेचे गए, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि कहाँ गया, हाँ, मंगलवार और शुक्रवार को बेचे गए, यानी कि मंगलवार को कितने बेचे गए 60, शुक्रवार को बेचे गए एक्स, मंगलवार और शुक्रवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या के बीच के अंतर
का दोगुना है, यानी कि ये जो है ना वो मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई वस्तु के बीच के जो अंतर आएगा उसका दोगुना है, यानी कि 2 गुना फ्राइडे और मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, अब समझ में आया। हमसे कह रहा है संडे और मंडे के बीच का जो संडे और मंडे को जो प्रोडक्ट बेचे गए प्रोडक्ट की बात कर रहा है। संडे मंडे को जो प्रोडक्ट बेचे गए उनका डिफरेंस 2 गुना है फ्राइडे और ट्यूसडे को बेचे गए प्रोडक्ट का अंतर है, जो डिफरेंस है उनका 2 गुना है। ठीक है, तो संडे और मंडे हम यहाँ देख लेंगे फटाफट। संडे मंडे में बड़ा कौन सा है 92, तो 92 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 92 में से 48, 90 में से 40 घटाओ बचा 50, 50 में से 8 घटा दो तो बचेगा आपका 42, 42 में 2 जोड़ दो 44। ठीक है, तो इस दोनों का डिफरेंस आ गया 44। यहाँ तो हमें पता था कि ट्यूसडे, हाँ यहाँ हमें पता था कि मंडे बड़ा है और संडे छोटा है, तो हमने मंडे में से संडे घटा दिया क्योंकि डिफरेंस में माइनस प्लस नहीं देखा जाता। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है कि अंतर उनके बीच में कितना का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे हमें फ्राइडे की वैल्यू एक्स दे रखी है, जैसे कि 2 गुना फ्राइडे की वैल्यू एक्स दे रखी है। अब यहाँ पे हमें माइनस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें हमें 2 कंडीशन बनेगी। ट्यूसडे को कितना है, ट्यूसडे को 60 है। ठीक है, 60। अगर हमें एक्स की वैल्यू पता होती तब तो हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं पता, तो अब हमें ये नहीं पता कि हम एक्स माइनस 60 करें या फिर 60 माइनस एक्स करें, क्योंकि डिफरेंस में तो दोनों कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो x में से जब हम 60 को घटाएंगे या फिर 60 में से x को घटाएं, क्योंकि अगर x की वैल्यू पता होती तो हमें पता रहता ना कि x 60 से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा होता तो 60 में से x घटाते। ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं इसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी, एक तो x माइनस 60 और एक बनेगी 60 माइनस एक्स, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, दोनों कंडीशन दे भी रखा है इसके अंदर, कुछ आगे दे रखा है कि यदि शुक्रवार को बेचे गए वस्तु की संख्या और ना बेचे गए वस्तुओं की संख्या का अनुपात 19:15 है, यानी कि शुक्रवार को सोल्ड और अनसोल्ड, इसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 19:15। ठीक है, चलो इसका यूज कहीं होगा तो भी करते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है तो शुक्रवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बेचे गए संख्या, तो बेची गई संख्या तो x है, हमें x का मान निकालना है, तो ये रेशियो क्यों दिया फालतू में। सोल्ड अनसोल्ड का देने का मतलब क्या है, या तो अनसोल्ड पूछता तो हम इस रेशियो की ज़रूरत पड़ती, लेकिन हमसे तो पूछा है कि अनसोल्ड है ना, मतलब सॉरी हमसे पूछा है कि बेचे गए, तो बेचे गए तो हमने x मान ही रखी है, x का मान तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। तो इसका मतलब ये हमें गुमराह करने के लिए, यानी कि फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए लाइन डाली है बीच में। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया होता कि शुक्रवार को ना बेचे गए प्रोडक्ट बताइए, तब हमें इस रेशियो का यूज़ करना पड़ता एक्स की वैल्यू निकाल कर। ठीक है, लेकिन हमें एक्स के ही मान पूछा तो इसका कोई काम नहीं है, समझ गए। तो ये हमें गुमराह करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। चलो छोड़ो इसको। अब आगे पूछा तो शुक्रवार को बेचे गए वस्तु की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक्स का मान निकालना है। नोट में दे रखा है कि एक मिनट रुको, नोट में हमें दे रखा है कि मंगलवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या शुक्रवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या से अधिक है। लो पता चल गया। ठीक है, हमें यहाँ पे बोल दिया, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि x बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पे हमें साफ साफ बोल दिया कि मंगलवार को जो बेचे गए वस्तु की संख्या है, यानी कि ये शुक्रवार को बेची गई वस्तु की संख्या से अधिक है, यानी कि 60 अधिक है, x का मान छोटा है 60 से, तो ये वाली कंडीशन लेंगे, ये वाली कंडीशन नहीं लेंगे। ठीक है, 2 गुना 60 बड़ा है, 60 माइनस एक्स करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें नोट में बोला है कि मंगलवार को और शुक्रवार को जो बेचे गए हैं उसमें से मंगलवार की संख्या ज़्यादा है, शुक्रवार को जो प्रोडक्ट बेचे गए हैं वो कम है 60 से। ठीक है, 44 ये रहा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। इस वाली कंडीशन को नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, साफ साफ बोला है। इस वाली कंडीशन को लेने का मतलब है कि एक्स का मान 60 से बड़ा है, और इस कंडीशन को लेने का मतलब है कि एक्स का मान 60 से छोटा है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि एक्स का मान 60 से छोटा ही है, यहाँ पर नोट में बोला है। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं। चलो 60, 6 दूनी 12, 120, 2x 44, इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ। 2x बराबर 100 में से तुम पहले 100 में से 40 घटाओ बचेगा 60, 60 में से 4 घटाओ बचेगा 56, 56 और 20 ये हो जाएगा
50, 60, 70, 76, 76 गलत तो नहीं हो रहा कि 100 में से 40 घटाएंगे बचेगा 60, 60 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 56, हाँ सही तो है 56 और प्लस 20, ठीक सही तो है 7, 76, 2x बराबर 76। अब 76 का आधा कितना होता है, आई थिंक 38, हाँ x बराबर 38। तो यही हमसे पूछा है, ठीक है। अब हमसे यही तो पूछा है x बराबर 38, तो हमारा फ्राइडे को x बराबर 38 हो गया। और जो 38 हमने क्या माना था, 38 हमने यही तो माना था कि बेचे गए फ्राइडे को बेचे गए प्रोडक्ट 38x था, x का मान 38, तो यही हमसे पूछा है। एक मिनट को, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि शुक्रवार को बेचे गए वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, वो है 38, ठीक है। चलो सेकंड ऑप्शन हमारा 38 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का सेट यहीं पे ख़त्म, आज की क्लास भी यहीं पे ख़त्म। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा हो आज के दोनों सेट, ठीक है। SBI क्लर्क मेंस के दोनों सेट थे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।